नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव एक नए वीडियो के साथ पुनः हम हाजिर हैं। फिजिक्स पार्ट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रधान शिक्षक की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में लास्ट सवाल यही था, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/40, 1/50, 1/80, 1/81। 1/81 अर्थात पृथ्वी अगर इतनी बड़ी है तो निश्चित है चंद्रमा हमारी ये है, क्योंकि चंद्रमा छोटा होता है और यही कारण है कि इसका द्रव्यमान जो है 1/81वां भाग है। चलिए अगले सवाल से आज शुरू कर रहे हैं। आज का पहला सवाल जो होने वाला है साथियों, देखिए ये सवाल आपका पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा समझ लीजिए। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है। सबसे पहले समझिए कि पलायन वेग क्या होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है और यहाँ पलायन वेग ये है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कोई अगर हम किसी वस्तु को यहाँ से लॉन्च करते हैं तो इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वो चलते चला जाए, अर्थात पुनः लौट कर यहाँ नहीं आवे, उसे ही पलायन वेग कहते हैं। तो कितना इसका पलायन वेग है कि यहाँ से अगर लॉन्च किया जाए, यहाँ से लॉन्च किया जाए तो वो फिर वो लौट कर नहीं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में लौटे, अर्थात चंद्रमा पर फिर लौट कर नहीं गिरे। ये कितनी इसकी है देख लेते हैं। 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, यही है साथियों। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड अगर यदि की गति से अगर लॉन्च किया जाए किसी व्हीकल से तो निश्चित वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से परे स्वतंत्र रूप से उछलती रह जाएगी, चंद्रमा पर नहीं लौटेगी। इसी को पलायन वेग कहते हैं। चलिए 31 के बाद 32 नंबर सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण तो वही बात है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का है ना। कहा जाता है कि एक सेब जो था वो लटका हुआ था और वो सेब अंत में क्या हुआ, धरती पर गिरा। तो इसको कोई और देखा, कईयों ने देखा, लेकिन इसका जो है सो रियल में प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन साहब ने किया कि गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी किसी भी वस्तु को ऊपर, गेंद फेंकें, फुटबॉल फेंकें, है ना, कोई वस्तु अगर ऊपर आप फेंकते हैं तो वो पुनः लौट कर पृथ्वी पर क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर ही गुरुत्वाकर्षण है, वो सेंटर पर जाके नगण्य हो जाती है। हम पिछले वीडियो में इसका पूरा चर्चा लिए थे कि, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल इसका रहेगा। गुरुत्वाकर्षण अपने केंद्र की ओर, चारों तरफ कहीं भी आप फेंकेंगे ऊपर, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर आप हैं और वहां से कहीं भी फेंकेंगे तो वो केंद्र की ओर खींचेगी। यहाँ 0 हो जाता है जी का मान, इसी को गुरुत्वाकर्षण को ही जी से सूचित करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन ने इसे प्रतिपादित किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम को। अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर, यहाँ या होगा, या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं? जी से। तो वही फिर से देखिए कल्पना करते हैं, ये क्या है, आपका सेंटर है पृथ्वी का। तो कोई भी वस्तु अगर यदि आप, यहाँ एक पेड़ है ना, यहाँ पेड़ है, यहाँ एक घर है, यहाँ ऊपर में कुछ उड़ रहा है, यहाँ से कोई वस्तु नीचे आ रही है, तो सब वस्तु को अपने केंद्र की ओर ही पृथ्वी खींचती है। यही इसका गुरुत्वाकर्षण है। इसे ही गुरुत्वीय जी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं। एक विशेष त्वरण से ये अपने पृथ्वी की ओर गिरती है, लेकिन पृथ्वी के धरातल पर ही सबसे ज्यादा इसका मान होता है। जी का मान जो है पृथ्वी के धरातल पर है, उसमें भी ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। विषुवत रेखा जो है, ये आपका विषुवत रेखा पर जो भी वस्तु होगी उसकी गुरुत्वीय त्वरण कम होगी। लेकिन जैसे ही वस्तु का आप ऊपर उठाते हैं या धरती के नीचे ले जाते हैं तो उसका ये इससे सरफेस से भी जो गुरुत्वाकर्षण का जो जी का जो मान है वो ध्रुव पर तो सबसे ज्यादा है। वो क्यों है वो भी बताए थे, क्योंकि यहाँ रेडियस कम होता है। देखिए रेडियस कम होता है, यहाँ रेडियस दूरी ज्यादा है। विषुवत रेखा थोड़ा सा, ध्रुव जो चपटी है, थोड़ा सा ऐसे है पृथ्वी, है ना, ऐसे है, तो ध्रुव थोड़ा चपटी है। तो यहाँ पे जो है ये तो आपका ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ जो रेडियस है, ये रेडियस तो कम होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा पर, इस बिंदु पर कोई अगर यदि हमारा देश, चूंकि यहाँ विषुवत रेखा से कुछ हट के है ना, हम जो मकर रेखा हमारी रांची से गुजरती है इधर से, तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, तो यहाँ जो होगी वो तो कम होगी। लेकिन अगर इससे भी धरती के अंदर ले जाते हैं, कुआं में किसी वस्तु को ले जाते हैं, या तो थोड़ा सा 10 फीट ऊपर, 50 फीट ऊपर, या तो एक 100 फीट या 100 मीटर ऊपर ले जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, सरफेस पर ज़्यादा होता है। सरफेस पर भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। विषुवत रेखा पर ये कम होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर जैसे ही सरफेस के नीचे, सरफेस के अंदर, धरती के अंदर या धरती के ऊपर ले जाते हैं तो जी का मान घटता है। इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, जी का मान घटता है। चलिए 33 के बाद 34 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है
पृथ्वी के, हाँ वही प्लान वेग हुआ। किसी को लॉन्च करना, जैसे अभी चंद्रयान को हम लोग लॉन्च किए थे, चाहे और कोई किसी भी प्रकार का जो है ना आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं उपग्रह, उसको हम लॉन्च करते हैं, तो उसका क्या है, तो आर्टिफिशियल जो है उसको गुरुत्वाकर्षण बल से हम उस अपने जो अक्ष है, जो पथ है, पथ पर हम ले जाते हैं और वहाँ जा करके ये चारों तरफ घूमते रहता है ना। तो इसका प्लान क्या है, जो कि प्लान क्या है, तो प्लान चंद्रमा वाला देख ली थी कि कोई वस्तु को अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, किसी वस्तु को लॉन्चर से लॉन्च करते हैं, पुनः वो पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए, उसे ही कहते हैं प्लान वेग। तो क्या है 2.37 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, प्रति सेकंड सब में, प्रत्येक सेकंड में इतना किलोमीटर, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए साथियों, ये तो चंद्रमा का प्लान वेग है, और ये है ब्रह्मांड का प्लान वेग है। ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का ये प्लान वेग है। इसीलिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये पृथ्वी का है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर हम लॉन्च कर देते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से किसी वस्तु को लॉन्च करते हैं, समझिए 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, तो पुनः लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगा। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पृथ्वी का, ये सौर मंडल का 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद कर लीजिए इसको। देखिए 35 नंबर सवाल, सौर मंडल के लिए प्लान वेग का मान होता है, अभी तो चर्चा किए थे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये पृथ्वी का हो गया और ये 2.37 हो गया आपका चंद्रमा का। इसीलिए 42.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका जो है सौर मंडल का है। ये सौर मंडल जो सिस्टम है ना, जिसमें कि 9 ग्रह और एक सूर्य है, इससे परे चल जाएगा वो, इसका कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल उसको नहीं खींच पाएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। पिछले सवाल में हम देख लिए थे 1/6 गुना, अर्थात अगर आप 60 kg का हैं और चंद्रमा पर आप चले गए, पृथ्वी पर आप 60 kg का हैं और चंद्रमा पर चल गए, तो यहाँ 10 kg का हो जाइएगा, मतलब 6वां भाग हो जाएगा। इसीलिए देखिए चंद्रमा पर जो भी यात्री पहुंचे हैं वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं और बहुत पकड़ के चलते हैं, अगर नहीं तो इतना हल्का आप महसूस करेंगे, आप भारहीनता महसूस करेंगे। पृथ्वी पर इतना भारी लग रहे हैं, आप उछल नहीं पाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा भी ठेस ठोकर लगेगा तो आप उछल जाइएगा। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ता है, हल्की हो जाएंगे आप। अगर 100 किलो का है तो आप वहाँ 16 किलो का हो जाइएगा। चलिए, इसलिए 1/6 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 36 के बाद 37 नंबर सवाल, इसमें कह रहे हैं साथियों, खींचे हुए रबड़, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? जैसे कि खींचे हुए रबड़, एक रबड़ है, इसको खींच करके आप इतना बड़ा कर दीजिए, है ना, इसको इस तरह। अब एक है धनुष, तो धनुष को भी आप देखते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप खींच लेते हैं ऐसे करके, अगर खींच के और इसमें तीर लगा दे रहे हैं, तीर लगा दे रहे हैं, तो ये भी आप खींच लिए हैं, है ना, इसको खींच करके आप रखे हुए हैं। और फिर है कमानीदार, खींचा हुआ कमानी, कमानी को सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, लेकिन खींचा हुआ रहेगा ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या, कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? साथियों अस्थितिज ऊर्जा है। अस्थितिज ऊर्जा क्यों? क्योंकि यहाँ स्थिति के कारण है, ये गति नहीं कर रहा। गति होगा तो गतिज ऊर्जा होगा, विद्युत के साथ चलेगा तो विद्युत ऊर्जा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्थिति के कारण है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हाथ में कोई चीज़ उठा लेते हैं, एक कोई 10 किलो का वस्तु हाथ में उठा लेते हैं, ये धरती पर रहता तो इसमें ऊर्जा नहीं होता, लेकिन उठा लिए यहाँ पे, तो ये उठाने के बाद इसमें एक ऊर्जा संचित होगा। जैसे ही गिरेगा, किसी के पैर पर गिरेगा, पैर को तोड़ देगा, कोई वस्तु शीशा ग्लास पर गिरेगा, ग्लास को तोड़ देगा, तो इसका मतलब इसके उठाने स्थिति के कारण एक ऊर्जा आ गई, इसलिए कहते हैं अस्थितिज ऊर्जा। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तीनों अस्थितिज ऊर्जा में चल जाएगा। चलिए अगला देखिए, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंतरिक ऊर्जा मतलब क्या होगा? मांसपेशी की जो हमारी पेशी ऊर्जा है, ताकत है, जो यंत्र के द्वारा चलने वाली ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी, एसी, डायनोमो, समरसेबल। तो डायनोमो करता है। जैसे ही देखिए डायनोमो क्या है कि गाड़ी में अगर लगा दीजिएगा तो ये डायनोमो घूमते रहेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा, जो यंत्र जो चल रहा है, वो घूमते घूमते इसके अंदर एक ऊर्जा तैयार कर देगा, और वो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जब चल जाएगा तो वो संचित करके आप कुछ चला सकते हैं, कोई लाइट जला सकते हैं, कोई कुछ कर सकते हैं, कुछ फैन चला सकते हैं हल्का छोटा सा। डायनोमो का प्रयोग करके बड़े बड़े उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा को, माने कोई यंत्र घूम रहा है, उस यंत्र की सहायता से हम, है ना, क्या कर रहे हैं? विद्युत तैयार कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े डैम जो बनाया जाता है, देखिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा डैम बना दिया यहाँ पे पूरा ऐसे,
और ऐसे कर दिया, इधर पानी पूरा भरा हुआ है और यहाँ थोड़ा सा छिद्र छोड़ दिया, पानी यहाँ से गिरना शुरू हो गया। और जब गिरना शुरू हो गया तो यहाँ पे लगा दिया, ऐसा सिस्टम लगा दिया जो कि पानी इस पर गिरते रहे, ऐसा रोलर लगा दिया और पानी इस पर गिरते हैं। बड़े बड़े जो डैम में जो बनाया जाता है, पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, उसका यही सिस्टम है। और ये जैसे पानी गिरेगा तो ये घूमते रहेगा तो इधर से जो है डायनामो चलते रहेगा। और जब चलेगा ये तो कभी खत्म होगा नहीं, इसलिए कि पानी अपार है यहाँ पे। हल्की पानी निकलेगी और बहुत धार से निकलेगी, तलवार की धार से भी ज़्यादा इसमें धार होती है। ये ऐसे गिराया जाता है जो कि बहुत रनिंग में घूमते रहता है तो यहाँ पे बिजली तैयार होती रहती है, इसलिए बिजली यहाँ से हम लोग उपयोग करते हैं। और बहुत सारा साधन है, लेकिन एक ये भी सिस्टम है इसमें। चलिए, इसीलिए 38 के बाद 39 नंबर। आइए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब जैसे विद्युत ऊर्जा को दिए और कोई यंत्र चला दिए, तो यंत्र चलाए तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो किससे होता है ये? माइक्रोफोन से, रेडियो से, विद्युत मोटर से, फोन से। विद्युत मोटर होगा, इसलिए कि विद्युत मोटर जैसे विद्युत लगाते हैं मोटर चलना शुरू, इधर मोटर चलेगा तो फिर पानी फेंकना शुरू कर देगा। या जो भी काम आप कर रहे हैं, सबमर्सिबल का काम कीजिए, आप गेहूँ ओसाने वाला मशीन लगा दीजिए, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हैं, धान झाड़ने वाला लगा दीजिए, है ना। तो इसका मतलब है कि विद्युत जैसे ऊर्जा दिए तो एक यंत्र चलने लगा। ध्यान रखिएगा, विद्युत देने से यंत्र चल रहा है, तो कौन चल रहा है? विद्युत मोटर। तो ये जो है सो, अब यहाँ से विद्युत नहीं निकल रहा है, यहाँ से विद्युत मोटर चल के कोई काम हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। 39 के बाद 40। हाँ, चलिए, एक अच्छा सवाल है। फ्यूज तार के लिए कौन सी बातें सही है? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, दोनों हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, मान लीजिए पोल है, आप पोल से तार लाए और तार ला करके यहाँ पे आप एक फ्यूज में जो लगा दिए, पतली सी तार दे करके, मैंने है ना, ये तार को लगा दिए। इसका उच्च प्रतिरोध रखे। उच्च प्रतिरोध मतलब जब जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो गर्म हो जाएगा। और निम्न गलनांक बहुत कम है। और यहाँ से फिर हम तार लेकर के सारा चीज़ इधर किए हुए हैं, टीवी लगा दिए, इधर फ्रिज लगा दिए, सब कनेक्शन किए हुए हैं, है ना। इधर हम जो है सो एसी लगा दिए हैं, एसी लगा दिए हैं, सारा चीज़। अब जैसे ही हमारा विद्युत जो है सो करंट जो है सो एकदम 220 से सीधे 440 हो गया, तो इधर इस जो जितनी भी उपकरण बिजली की है वो जल सकती है, डिस्कनेक्ट हो सकता, मतलब जल जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। कुछ एसी वगैरह जल जाएगा। उससे बचाने के लिए फ्यूज तार का जैसे ही विद्युत बढ़ेगा तो यहाँ प्रतिरोध क्या होगा? उच्च हो जाएगा। प्रतिरोध उच्च होगा तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म जैसे होगा तो निम्न गलनांक है, तुरंत ये गल हो जाएगा। और गल के क्या होगा? ये कट जाएगा, ऐसे करके कट जाएगा, है ना, कट गया। बस यहाँ तार सब में खत्म हो गया, इस सब में कहीं करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो हमारी जो 10,000, 20,000, 50,000 की जो वस्तुएं हैं लाख रुपए की, वो सारी बच जाती है। इसीलिए फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक दिया जाता है, ताकि वो फ्यूज धारा बढ़े तो तुरंत गल के खत्म हो जाए और हमारा जितना भी उपकरण है वो बचा रह जाए। चलिए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं आगे। 40 के बाद 41 नंबर सवाल को देखिए, बहुत अच्छा ये है सवाल। इसमें कहा जा रहा है हीटर का तार बना होता है कॉपर का, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का, लोहा का। नाइक्रोम का बना हो जाता है। इसमें जो है सो एक प्रतिरोध को कम करके, प्रतिरोध तो इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लाइट कम देगा और ऊष्मा ज़्यादा देगा। हीटर के तार में लाइट कम देगा और ऊष्मा ज़्यादा देगा, और कम वोल्टेज में। अब तो बहुत सारे हीटर आ गए हैं इस तरह करके, जहाँ पे देखिएगा इस तरह करके दिया हुआ रहता है। आप ठंडे के दिनों में हाथ इसे सेंक सकते हैं, है ना। हीटर का तो बहुत सारा है, खाना वाना भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ हाथ सेंकने वाला भी आ गया। वो भयंकर ठंडा है, थोड़ा सा लगा दीजिए, हल्की बिजली लेगी और ये जो है सो गर्म हो जाएगा, पूरा एकदम लाल हो जाएगा। लाल होकर के जिस तरह हम लोग आग लगा करके तापते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे भी आप ताप सकते हैं, हाथ को सेंक सकते हैं, ठंडे से बच सकते हैं। इसीलिए नाइक्रोम की तार होती है इसमें। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 41 के बाद 42 नंबर साथी बहुत अच्छा है। देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब, देखिए यहाँ पे ये जो विद्युत बल्ब लगा हुआ है, इसका फिलामेंट किससे बना होता है? ये अब तो दिखता है, पहले दिखता नहीं था। ये नाइक्रोम की है, टंगस्टन की है, तांबा की, एल्युमिनियम की है, टंगस्टन की है। ये टंगस्टन की है। ये जो है सो इसका गलनांक बहुत कम, बहुत ज़्यादा रहता है, इसका बहुत ऊंच जाएगा तभी गलेगा। अब तो खैर आ गई है ट्यूब वाला बल्ब, है ना। अब तो बहुत सारा बल्ब ऐसे ऐसे करके आ गई है, अब तो सिस्टम में बदल गया। लेकिन ये लाल बल्ब जो था उस समय, जो घर में अभी कहीं कहीं लगा हुआ है, ये बहुत वोल्टेज भी खींचता था, तो इसमें स्पष्ट दिखता था ये टंगस्टन की तार। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 42 के बाद 43 नंबर साथियों बहुत अच्छा है। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है पास्कल के नियम के आधार पर, न्यूटन के नियम के आधार पर, केपलर के नियम के आधार पर, कोपरनिकस के नियम, तो पास्कल हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर यदि किसी भी द्रव पर आप लगाते हैं फोर्स, तो वो इक्वली जो है सो बंट करके, और वो पूरे द्रव पर बराबर रूप से दाब जो है सो लगता है। यही पास्कल साहब ने कहा था।
इसी के आधार पर ये काम करता है, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 43 के बाद 44 में आते हैं। 44 में देखिए यहाँ कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला, आसमानी, काला, भूरा। ये काला दिखाई पड़ता है कैसे? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये इधर आपका बुध है, चाहे जो भी है, तो यहाँ बुध तो इतना नहीं दिखना होगा क्योंकि वो तो सूर्य के तुरंत बगल में होता है। तो चलिए कल्पना करते हैं, अब जैसे पृथ्वी, इसके चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी जहाँ से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे कण हैं, और कण है तो जो सूरज आती है ना, तो वो एक तरह से प्रकीर्णन होता है, इसमें चारों तरफ छितरा जाती है। तो छितरा जाती है तो बेनी या पिनाला के आधार पर जानवी करते हैं कि लाल का जो है सो अपवर्तनांक क्या है, लाल का कण है और बैंगनी का ज़्यादा है ना। तो ये तो अपवर्तन में होता है, लेकिन यहाँ छितराने के कारण फिर यहाँ पे भी आई तो यहाँ से भी छितरा रही चारों तरफ। इसी तरह से जो हमारी जो वस्तुएं हैं वो दिखती है, परावर्तन भी यहाँ पर अपरकिरणन हो रही है और उससे हमारी आंखों की रेटिना पर आती है और हम उसमें नीला कलर को देखते हैं, चूँकि 70-71% तो हमारा पानी है, जल है, तो नीला आकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे हवा है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ ना तो हवा नहीं है तो डस्ट भी नहीं है, डस्ट नहीं तो प्रकीर्णन नहीं होगा, सीधे लाइट सीधे पार कर रही है, इधर से जा रही है इधर जा रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, पता नहीं चलेगा। उतना दूर से आपको यहाँ थोड़ी सी एक गेंद जैसी दिखाई पड़ेगी जो एकदम चकचक चकचक हरा जैसा यहाँ पे नीला रंग का दिखाई पड़ेगा, दूसरे ग्रह में भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीच आकाश जो होगा, जहाँ पे हवा जहाँ पे नहीं है, वहाँ पर किरण नहीं होने के कारण वो आकाश बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है, भयानक लगता है कि कौन सा हमको खा जाएगा, आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जो रहेगा उसमें लाइट तो दिखेगा ही। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अंतरिक्ष यात्री बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं और वो उससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हम लोग चंद्रमा के नज़दीक पहुँच रहे हैं या मंगल के नज़दीक पहुँच रहे हैं, ये सब जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि बीच में आकाश काला रहता है और दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दूरबीन की सहायता से दिखाई पड़ती है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 44 के बाद 45 में आते हैं। 45 में बता रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का, हार्ड लोहे का, तांबा का, एल्युमिनियम का। ये नरम लोहे का बना होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें देर क्या करना। अगला है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल में, बैगनी में, आसमानी में, नीला में। तो बैगनी में होता है। देखिए आप गौर कीजिए, अगर श्वेत प्रकाश को यहाँ ला रहे हैं, प्रिज्म में वो ले लीजिए, ठीक है, बीच में छोड़ देते हैं इसको, एक प्रिज्म लेते हैं और जैसे श्वेत प्रकाश को लाते हैं तो श्वेत प्रकाश जो है एक विशेष प्रकार की पट्टी ऐसे तैयार करती है, ठीक है। तो इसमें ऊपर से जो है सो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ये। तो इसको बेनी या पिनाला कहते हैं, बेनी आ पिनाला, माने बैगनी। तो बे यहाँ आ गया सबसे बैगनी, ठीक है, अन्नी से नीला, नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, हरा, पी से पीला, नारंगी, है ना, लाल। इसका मतलब देखिए स्पष्ट हो गया। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है, लाल का होता है। चलिए, तो इसको जो है सो ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको बोले, इसको उल्टा अगर दीदी रखते हैं ना तो विविड होता है, विविड आर ऊपर में आता है। इंग्लिश में जाइएगा तो विविड होता है, नीचे से ही लिया जाता है, आर ऊपर में आ गया, तो ये यहाँ इसको लेना। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका? बैगनी का, सबसे कम किसका? लाल का। यही कारण है कि बहुत दूर से भी आती हुई अगर ट्रेन है तो वो लाल रंग को देख लेती है और उसके बाद जहाँ रोकना है वो रोक देती है, देखते हैं। इसलिए लाल रंग को ही सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का हेडलाइट ही डिपर लाइट होता है, इसलिए कि अगर कुआसा भी है तो दूर से भी लोग लाल रंग को तुरंत देख लेगा और गाड़ी को ब्रेक लगाएगा। ट्रैफिक में भी लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक इसका बहुत कम है, बहुत दूर तक ये जाती है। ये आप अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो ऐसे जो दिया वैसे अंदर ही घुस जाएगा, वो दूर से दिखेगा कहाँ? ये तो यहीं धरती के अंदर चला गया। लेकिन इसका कम रहने के कारण ये सीधे दूर तक चली जाती है, इसीलिए ट्रेन ड्राइवर हो चाहे जो हो और भी हो, उस सब इसको देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। हेडलाइट थी, डिपर लाइट वगैरह का प्रयोग ट्रैफिक में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बैगनी का और सबसे कम लाल का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है? तो ये तो लाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है, समुद्र की गहराई मापी जाती है लेक्टोमीटर से, रेडियोमीटर से, फेदोमीटर से या सेंटीमीटर से। ये तो फेदोमीटर हो जाएगा, ये तो दूध का है, इसलिए चलिए समुद्र की गहराई मापी जाती है, सी हो जाएगा, फेदोमीटर। अगला है 48 के बाद सेकेंड लास्ट है साथियों, 20 सवाल में लिए थे। समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में, किलोमीटर में, मीटर में। तो नॉटिकल मील में होगा, ये नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापी जाती है। 49 के बाद लास्ट सवाल है साथियों, देख लीजिए 50 का,
कैंडिला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, दूरी का, विद्युत आवेश का, ताप का, तो ये ज्योति तीव्रता का है, इसलिए ए ऑप्शन। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। अगर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।